Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. So children, today I am going to start with history chapter. Name of the chapter is Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement for class 12th. मेरे जो वीडियोस हैं पॉलिटिकल साइंस के वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ. एक्सप्लेनेशन सारे चैप्टर्स के मैं अपलोड कर चुकी हूँ और जो मेरी एग्जामिनेशन प्रैक्टिस सीरीज है उसमें मैं एडिशन करती रहती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन. बहुत बार बच्चों ने मेरे पॉल साइंस के वीडियोस पे कमेंट्स लिखे हैं कि मैं हिस्ट्री के भी वीडियोस अपलोड करूं, तो मैंने सोचा चलो शुरुआत करती हूँ. जितने भी चैप्टर्स अभी मैं आपके कवर करा पाऊंगी एग्जामिनेशन से पहले, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट and I will also try to upload question answers for history chapters. So let's start with today's class. But before that, if you are new to my channel, then do subscribe to my channel and also press the bell icon ताकि मेरे सारे videos की update आपको regularly मिलती रहे. So let's start with today's class on Mahatma Gandhi and the nationalist movement. Children, when we talk about the making of a nation, so in the history of nationalism all over the world we have seen that many a times a single individual is often identified with the making of that nation. You talk about Garibaldi with making of Italy. You talk about George Washington with the American War of Independence. You talk about Ho Chi Minh with the struggle for freedom for Vietnam from colonial rule. And similarly, we talk about Mahatma Gandhi as the father of Indian nation. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी की एक्टिविटीज के बारे में. When he returned from South Africa in 1915, so we will talk about what all he did after that and what role he played in shaping the nationalist movement or the freedom struggle movement of our country. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी की, so महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे for almost 2 decades. And he went there as a lawyer, and he was a lawyer, and he had gone there as a lawyer. He was there for almost 2 decades. जब वो साउथ अफ्रीका में थे, वहीं पे उन्होंने अपना जो ये एक नॉन वायलेंट वे ऑफ फाइट था उनका, मतलब वो जो भी फाइट करना चाहते थे ऑपरेसर्स के अगेंस्ट. ऑपरेसर्स किसी भी फॉर्म में अगर हम बात करें, अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां पे अपार्थाइड फॉलो होता था. अपार्थाइड था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती थी ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन. तो वहां पे उन्होंने ये नॉन वायलेंट टेक्निक इंट्रोड्यूस की थी, फर्स्ट टाइम वहां पे यूज की थी, एंड दिस वाज कॉल्ड एज सत्याग्रह. सत्याग्रह उन्होंने एज अ वेपन वहां पे यूज किया था टू फाइट अगेंस्ट दी ऑपरेसर्स, स्टिकिंग टू द ट्रुथ. और महात्मा गांधी प्योरली अहिंसात्मक तरीके से इस फाइट को आगे बढ़ाना चाहते थे. तो जब महात्मा गांधी इंडिया में आए तो उस वक्त जो इंडिया की सिचुएशन थी वो इस तरीके की थी कि ऑलरेडी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो चुकी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फेजेस थे उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है 2 फेजेस में, मॉडरेट फेज एंड द एक्सट्रीमिस्ट फेज. मॉडरेट लीडर्स जो थे वो ग्रेजुअल परसुएशन में बिलीव करते थे और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे दे वर ऑप्टिंग फॉर अ मोर मिलिटेंट फॉर्म ऑफ फाइट. तो यहाँ पे जब महात्मा गांधी वापस आए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड ब्रांचेस इन मोस्ट सिटीज एंड टाउन्स, मतलब ज्यादातर शहरों में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रांचेस सेटअप हो चुकी थी. द स्वदेशी मूवमेंट हैड थ्रोन अप सम टावरिंग लीडर्स. स्वदेशी मूवमेंट ऑलरेडी प्रोग्रेस में थी और स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो कुछ नए लीडर्स सामने आए उनमें हमारे जो मेन लीडर्स थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल. इनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था. एंड दे एडवोकेटेड मिलिटेंट ऑपोजिशन टू ब्रिटिश रूल. तो 1885 से जनरली 1905 तक का पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड एज द मॉडरेट फेज ऑफ नेशनलिज्म और उसके बाद था एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट, यू कैन से दीज लीडर्स हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. There was a group of moderates who preferred a more gradual and persuasive approach. जो मॉडरेट लीडर्स की टेक्निक थी फाइट करने की ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो बहुत ज्यादा ग्रेजुअली वो करना चाहते थे इस चीज को, और परसुएसिव अप्रोच थी, मतलब परसुएट करना चाहते थे ब्रिटिशर्स को स्लोली. तो ये था. सो मिलिटेंट्स और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो एक मॉडरेट लीडर थे एंड ही वाज आल्सो द मेंटर ऑफ महात्मा गांधी. जब महात्मा गांधी इंडिया आए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको एडवाइस किया कि वो पहले पूरे इंडिया का टूर करें
ट्रेवल अराउंड करें फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, ताकि उनको इंडिया के जो लोग थे एक्चुअली जो कंट्री साइड में रहते थे या पूरे इंडिया में जो लोग डिफरेंट रीजन्स में रहते थे उनके बारे में जान पाए, उनकी डिमांड्स क्या थी या उनको किस तरीके की ऑपरेशन फेस करनी पड़ रही थी उसको समझ पाए। तो ऐसा उन्होंने एडवाइस किया था महात्मा गांधी को। सबसे पहले जो महात्मा गांधी ने एक पब्लिक स्पीच दी थी वो उन्होंने दी थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन पे फरवरी 1916 में। तो गांधी जो थे जब वो गए वहां पे इनॉग्रेशन के लिए तो उन्होंने वहां पे ये रियलाइज किया कि जो यहाँ पे मेन इन्वाइटीज थे इस फंक्शन में, इन मेन इन्वाइटीज में थे या तो प्रिंसेस थे या फिलेंथ्रोपिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली फंड कंट्रीब्यूट किया था इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। और इनके अलावा कुछ एलीट लीडर्स थे, कांग्रेस के भी लीडर्स थे, जैसे कि एनी बेसेंट का भी नाम दिया हुआ है बुक में, तो वो लीडर्स भी वहां पे मौजूद थे। जो यहाँ पे महात्मा गांधी ने ऑब्जर्व किया वो ये था कि जो भी वहां पे क्राउड गैदर था उसमें जो कमी थी वो ये कमी थी कि वहां पे आम लोग नहीं थे, वहां पे किसान नहीं थे, वहां पे वर्कर्स नहीं थे, वहां पे लेबरर्स नहीं थे। तो जो एक्चुअली इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो वहां पे मिसिंग थी, और ये बात जो थी वो महात्मा गांधी ने इसको ऑब्जेक्ट किया। गांधी चार्ज द इंडियन एलीट विद अ लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर, कि जो ये इंडियन एलिटिस्ट क्लास थी, क्या था कि जब ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस की थी हमारी कंट्री में, तो उस वक्त जो हमारी कंट्री के रिच क्लास लोग थे उन्होंने अपने बच्चों को ये इंग्लिश एजुकेशन उनको दिलवाई। और उससे जो ब्रिटिशर्स का भी मेन यहाँ पे एम था कि वो चाहते थे कि इंडिया में एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडियंस बन जाए जो फिर ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करे, इंग्लिश एजुकेशन लेके, और मतलब उनके जो टेस्ट हैं वो भी दे स्टार्टेड, मतलब वो चाहते थे कि वो इंग्लिश लोगों की तरह ही सोचना शुरू कर दे ताकि फिर वो ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करे। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पे बहुत बोला इस बारे में, एंड ही सेड देयर इज नो साल्वेशन फॉर इंडियंस अनलेस यू स्ट्रिप योरसेल्फ ऑफ दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट ऑन ट्रस्ट फॉर द कंट्रीमैन। तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि मेन जो यहाँ पे इस वक्त जरूरत थी वो थी पूरे देश के लोगों को साथ लेके चलने की। और ये जो एलिटिस्ट अप्रोच थी कांग्रेस की कह लो, या जो ये उस वक्त की हमारी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट थी, जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी, तो उससे उनको हटना होगा और पूरे देश के लोगों को साथ लेके चलना होगा। ही रिमाइंडेड देम ऑफ द पेजेंट्स एंड द वर्कर्स। तो ये हुआ, यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि गांधी जी ने जो भी बोला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो वो ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी हम बात करेंगे वो थी द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दो मेन मूवमेंट्स जिसमें हम यहाँ पे मतलब बताया गया है, महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उन्होंने प्रमोट की उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यहाँ पे ये मानना था कि जब इंडियंस कोऑपरेशन करना बंद कर देंगे ब्रिटिशर्स से, तभी धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स की अप्रोच थी उसमें सुधार आएगा। तो ये मेन यहाँ पे पॉइंट था। और अब महात्मा गांधी बहुत उन जगहों पे गए जहां पे लोग ऑपरेशन फेस कर रहे थे और लोगों को जरूरत थी कि उनकी जो डिमांड्स थी उनको पूरा किया जाए। आपने क्लास 12th में एक इंग्लिश में चैप्टर दिया हुआ है इंडिगो, और उस चैप्टर में पूरा चंपारण इंसिडेंट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे महात्मा गांधी चंपारण गए थे और जो वहां के इंडिगो प्लांटर्स थे उनके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया और उनकी जो डिमांड्स थी उनको प्रेजेंट किया ब्रिटिशर्स के सामने। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। मेनली जो डिमांड थी यहाँ पे इस सत्याग्रह को करते हुए महात्मा गांधी की लोगों के लिए, दैट वाज टू ऑब्टेन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर पेजेंट्स एज वेल एज फ्रीडम टू कल्टिवेट क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस, कि उनको आजादी मिले कि वो अपनी पसंद से या अपनी मर्जी से क्रॉप्स कल्टीवेट कर सके और उनके ऊपर किसी भी पर्टिकुलर कमर्शियल क्रॉप को ग्रो करने का प्रेशर ना हो ब्रिटिशर्स की तरफ से। सेकेंड इज अहमदाबाद। उसके बाद अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे उनके लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, एंड द मेन डिमांड वाज बेटर वर्किंग कंडीशंस फॉर टेक्सटाइल मिल वर्कर्स। थर्ड वाज
खेड़ा सत्याग्रह, ये भी पेजेंट्स जो थे खेड़ा में, उनको सपोर्ट करने के लिए किया महात्मा गांधी ने। एंड दिस वाज फॉर आस्किंग द स्टेट फॉर रेमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ देयर हार्वेस्ट, क्योंकि जो टैक्स वो देते थे पेजेंट्स ब्रिटिशर्स को, तो क्योंकि उनका हार्वेस्ट खराब हो गया था, तो महात्मा गांधी चाहते थे उसका रेमिशन। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह 1919, जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जनरली कुछ चेंजेस किए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में। फर्स्ट वाज दैट दे पास द प्रेस सेंसरशिप, कि नो वन वाज अलाउड, और द प्रेस वाज नॉट अलाउड और गिवन फ्रीडम टू पब्लिश anything against the British government or Britishers or British rule. Second was Rowlatt Act 1919 में। Rowlatt Act जो था, according to Rowlatt Act, anybody could be detained without trial, किसी को भी जेल में डाला जा सकता था बिना किसी चार्ज के या बिना किसी ट्रायल के। तो ये था रॉलेट एक्ट। जब रॉलेट एक्ट पास हुआ तो महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किया और उन्होंने कॉल किया फॉर अ नेशन वाइड कैंपेन। और नेशन वाइड कैंपेन के लिए उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया। स्कूल्स बंद हो गए, शॉप्स शट डाउन हो गई, जगह जगह बंद हो गए, हड़ताल हो गई। तो ये जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट था, ये पैदा हुआ उस वक्त कंट्री में या कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में। एंड इट मेड गांधी अ ट्रूली नेशनल लीडर, क्योंकि इट वाज अ नेशन वाइड कैंपेन, सो इट मेड महात्मा गांधी अ ट्रूली नेशनल लीडर। सबसे ज्यादा जो असर देखा गया था, यहाँ पे बात की गई है पंजाब की, और पंजाब में जलियांवाला बाग, बहुत ही बार आप पढ़ चुके होंगे इस ट्रेजेडी के बारे में, कि जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे 1919 अप्रैल में, और 13 अप्रैल आई थिंक, तो वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे और बैसाखी सेलिब्रेशन के लिए। और उस वक्त अमृतसर में कर्फ्यू लगा हुआ था, मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया था, लेकिन लोग वहां पे इकट्ठे हुए, उनको इस बात की शायद ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो वो वहां इकट्ठे हुए। और तब वहां पे जो जनरल डायर थे, उन्होंने ही केम देयर एंड ही आस्क्ड हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर, एंड सिंस देयर वाज ओनली वन एंट्री एंड एग्जिट टू दैट bag which was closed by them, so it led to killing of hundreds of people, and that was known as Jallianwala Bagh massacre. तो ये पूरा इंसिडेंट है। बहुत सारे जो लोकल लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट किया था ब्रिटिशर्स ने उस वक्त रॉलेट सत्याग्रह के दौरान, और महात्मा गांधी भी जो पंजाब की तरफ जा रहे थे इस इंसिडेंट से पहले, उनको भी अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेन सत्याग्रह, यू शुड नो। सब कुछ आपकी बुक में भी दिया हुआ है, और आप सारे पॉइंट्स यहाँ से भी नोट कर सकते हो। सो यू कैन नोट डाउन द पॉइंट्स, यू कैन पॉज एंड नोट डाउन, एंड लेट अस डिस्कस द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब शुरू हुई तो इंडियंस वर आस्क्ड टू टेक सर्टेन स्टेप्स। Indians were asked to stop attending schools, colleges and law courts. तो जो भी उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस थे, Indians were asked to stop attending them. They were asked not to pay taxes. बोला गया कि वो टैक्सेस पे ना करें। If non-cooperation movement was effectively carried out, said Gandhi ji, India would win Swaraj within a year. यहाँ पे जो महात्मा गांधी ने प्रमोट किया वो ये था कि ब्रिटिशर्स के अगर साथ इंडियंस कोऑपरेट न करते उस वक्त, तो बहुत ही आसान था इंडिया के लिए स्वराज हासिल करना। ही जॉइंड हैंड्स विद खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या थी? महात्मा गांधी हैड दिस ओपिनियन दैट इफ दिस मूवमेंट वाज टू बी सक्सेसफुल, देन देयर शुड हैव बीन यूनिटी अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। सो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी जरूरी थी अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना था। तो यहाँ पे उस वक्त एक मूवमेंट शुरू हुई थी विच वॉज नोन एज खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या थी? खिलाफत मूवमेंट वॉज अ मूवमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स एंड विच वॉज स्टार्टेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। दीज वर द अली ब्रदर्स एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय देम, एंड दे डिमांडेड दैट द टर्किश सुल्तान मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर द मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस इन अर्स्टवाइल ऑटोमन एम्पायर। तो जो उस वक्त ऑटोमन एम्पायर था, उस ऑटोमन एम्पायर में जो वहां पे टर्किश सुल्तान थे, उनको उनकी पावर से हटाया जा रहा था।
तो जो इंडियन मुस्लिम्स थे उन्होंने इस चीज के खिलाफ ये मूवमेंट शुरू की थी जिसको खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना गया। और उन्होंने ये डिमांड की थी कि जो टर्किश खलीफा थे या सुल्तान थे उनका कंट्रोल रहे वहां पे जो उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस थे उन पे। तो जब ये मूवमेंट शुरू हुई तो कांग्रेस ने इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया और महात्मा गांधी ने भी इसको सपोर्ट किया और वो चाहते थे कि इस पॉइंट पे हिंदूज और मुस्लिम्स एक होके ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिया में इसको आगे कंटिन्यू करें। तो दिस वाज द खिलाफत मूवमेंट। अब जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई तो यहाँ पे एक हेडिंग है निटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट। क्या क्या हुआ इस मूवमेंट के दौरान? स्टूडेंट्स स्टॉप गोइंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस रन बाय द गवर्नमेंट। लॉयर्स रिफ्यूज टू अटेंड कोर्ट। सारे पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए। वर्किंग क्लास वेंट ऑन स्ट्राइक इन मेनी टाउन्स। देयर वर 396 स्ट्राइक्स इन 1921. Hill tribes in Andhra Pradesh violated the forest laws. Farmers in Awadh did not pay taxes. So these are the points which you must remember. Students ने colleges और schools जाना बंद कर दिया जो government run थे। Lawyers ने courts जाना बंद कर दिया। Shops बंद हो गई। Working जो classes थी वो strike पे चले गए बहुत सारी जगहों पे। और जो कुछ रीजन्स थे जहाँ पे जैसे कि अवध में या आंध्रा में वहां पे भी ये जो लॉ थे या रूल्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के उनको वायलेट किया गया। नॉन कोऑपरेशन रोड लुइस फिशर बिकेम द नेम ऑफ एन एपोक इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड द गांधी। यहाँ पे लुइस फिशर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी वो एक तरीके से इंडिया के लिए एक नए एरा की शुरुआत थी या एक नई बिगनिंग थी जिसकी शुरुआत थी। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1857 ब्रिटिश राज वॉज शेकन। 1857 का जो रिवॉल्ट है उसको बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और उसके बाद अब पहली बार ऐसा हुआ था इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान कि ऐसा लगा जैसे कि ब्रिटिश राज जो था वो हिल के रह गया। लेकिन यहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया उस वक्त जिसको चौरी चौरा इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है जो फरवरी 1922 में हुआ। चौरी चौरा उस वक्त जो यूनाइटेड प्रोविंस था और जो अब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के जो रीजन रहा वहां पे चौरी चौरा ये रीजन था। और वहां पे जो सत्याग्रही थे या जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी जिसमें कुछ पुलिसमैन जो थे वो मारे गए। सो बेसिकली अब ये जो ऐसा इंसिडेंट था इससे महात्मा गांधी ने रियलाइज किया कि शायद ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी उस वक्त वो नॉन वायलेंट जो मेथड था जो महात्मा गांधी प्रमोट कर रहे थे उससे हटके और इसने एक वायलेंट रूप यहाँ पे ले लिया था। सो इसी दिस इंसिडेंट ऑल्सो लेड टू द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट हेडिंग इज अ पीपल्स लीडर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि महात्मा गांधी लोगों के लीडर कैसे बने या क्या उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज थी, क्या चीजें लोगों ने ऑब्जर्व की कि जिससे जो लोग थे, आम आदमी जो था, हमारे देश के किसान थे, वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, गरीब लोग थे, वो कैसे महात्मा गांधी से जुड़ते चले गए। By 1922, गांधी जी है ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म का जो पूरा का पूरा रूप था जो 1885 से कांग्रेस की फॉर्मेशन के बाद से शुरू हुआ उसको एक तरीके से ट्रांसफॉर्म किया महात्मा गांधी ने। इट वॉज नो लॉन्गर अ मूवमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड प्रोफेशनल्स। इंटेलेक्चुअल्स और प्रोफेशनल्स की ही मूवमेंट नहीं रह गई थी इंडियन नेशनल मूवमेंट। और यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में hundreds of peasants, workers and artisans also participated. Actually तो peasants, workers और artisans ही थे जो सबसे ज्यादा ब्रिटिश रूल की जो ऑपरेशन फेस की थी वो इन्हीं कैटेगरी के लोगों ने की थी। और भी थे जैसे ट्राइबल्स थे लेकिन ये लोग थे जिन्होंने यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। They appreciated the fact that he dressed like them, lived like them. महात्मा गांधी के अंदर जो लोगों को अच्छी बात लगी वो ये थी कि उनको लग रहा था कि वो उन्हीं जैसे दिखते थे, उन्हीं जैसे पहनते थे कपड़े और उन्हीं जैसी जिंदगी जीते थे। गांधी जी वेंट अमंग पीपल इन अ सिंपल धोती। ही स्पेंड पार्ट ऑफ ईच डे वर्किंग ऑन द चरखा। हर रोज वो अपना कुछ हिस्सा जो था दिन का वो चरखे पे बिताते थे। Wherever he went, rumors spread of his miraculous powers.
मतलब रूमर्स थे, हालांकि उनके अंदर कोई इस तरीके से जादुई पावर्स तो नहीं थी या मिरेकुलस पावर्स तो नहीं थी, लेकिन लोगों को लगता था कि वो कोई मिरेकल ला सकते थे। उनको एक ये पूरे कंट्री साइड में ये मैसेज जा रहा था कि कोई एक महात्मा है जो उनको ये जो भी एक्सप्लॉयटेशन वो फेस कर रहे थे इससे उभार सकता था। नोन वेरियसली एज, बहुत सारे नामों से महात्मा गांधी को जाना गया, गांधी बाबा, गांधी महाराज और सिंपली महात्मा, कुछ लोगों ने सिर्फ महात्मा के नाम से जानते थे। His success in broadening the base of nationalism was based on careful organization। तो महात्मा ऐसा नहीं था कि सिर्फ महात्मा गांधी मतलब इधर उधर जाते थे या लोगों से बात करते थे और सिर्फ उसी के आधार पे इंडियन नेशनलिज्म जो था वो ब्रॉडन हुआ। इसके पीछे एक केयरफुल ऑर्गेनाइज्ड तरीका भी था जो वो फॉलो करते थे, और वो था कि न्यू ब्रांचेस ऑफ कांग्रेस वर सेट अप इन मेनी पार्ट्स ऑफ सिटीज एंड टाउन्स और कंट्री साइड। A series of Praja Mandals were established to promote nationalist creed in princely states। उस वक्त प्रिंसली स्टेट्स भी थी हमारी कंट्री में, सो प्रिंसली स्टेट्स में भी स्टेप्स उठाए गए। प्रजा मंडल, प्रजा मतलब जनता, प्रजा मंडल्स वर सेटअप। तो एक तरीके से पूरी कंट्री के हर रीजन में जो लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, चाहे वो पेजेंट्स थे जो रेवेन्यू और टैक्स ऑपरेशन फेस कर रहे थे, या वो वर्कर्स थे जिनको वेजेस नहीं मिल रहे थे इक्वल, या उनको वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं थी, या वो आर्टिसंस थे जिनको बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड जिनको यहाँ पे सफर कर रहे थे और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हमारी सफर कर रही थी, चाहे वो लोग थे। तो मतलब किसी भी रीजन के हमारे देश के लोग थे, फॉरेस्ट वेलर्स थे, ट्राइबल्स थे, वो सब लोग जो एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहे थे और जो उनकी डिमांड्स थी उन सब चीजों को साथ लेके चले महात्मा गांधी, और इस तरीके से ब्रॉडन किया उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास and I will continue this chapter in my next video. Thanks for watching. Stay tuned for the next part.